मैं अजय कुमार पन्ना, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मेरा विषय है वित्तीय लेखांकन। आइए आज हम वित्तीय लेखांकन के भाग 2 में प्रवेश करते हैं। भाग 2 में आज का विषय वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य, वित्तीय लेखांकन की शाखाएं, वित्तीय लेखों की प्रणालियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वित्तीय लेखांकन के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, व्यावसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में व्यवस्थित रूप से अंकित करना। लेखांकन का उद्देश्य वित्तीय प्रकृति के व्यवहारों को मौद्रिक रूप में लेखा पुस्तकों में उपयुक्त शीर्षकों में अंकित करना है, ताकि एक निश्चित अवधि के पश्चात वित्तीय परिणाम की जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके लिए सभी लेन देनों को पहले पंजी या जर्नल में लिखकर इसकी खाता बही में खतावनी की जाती है। दूसरा, लाभ हानि का ज्ञान। लेखांकन का उद्देश्य एक निश्चित अवधि में व्यावसायिक क्रियाओं से होने वाले लाभ हानि का ज्ञान करना है। यह व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार कर ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा, पूंजी का ज्ञान। लेखांकन व्यवसाय के स्वामी को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी से अवगत कराता है। यह बताता है कि व्यापार प्रारंभ करते समय कितनी पूंजी लगाई गई थी तथा वर्तमान में पूंजी की स्थिति कैसी है। यह व्यवसाय में लगी पूंजी, उसके विस्तार एवं वितरण की जानकारी प्रदान करता है। चौथा, देनदारी एवं लेनदारी का ज्ञान। लेखांकन का उद्देश्य एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय को प्राप्य होने वाली राशि तथा देय राशि का ज्ञान कराता है। पांचवा, वित्तीय स्थिति का ज्ञान। लेखांकन का उद्देश्य एक निश्चित अवधि के अंतिम दिन वित्तीय स्थिति का ज्ञान कराना है। यह जानकारी चिट्ठा तैयार कर ज्ञात की जा सकती है। इससे एक निश्चित तिथि को यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि संस्था में संपत्तियां कितनी हैं और किस रूप में, किससे कितनी राशि लेना है और किसे कितनी राशि देनी है, उसकी पूंजी कितनी है और किस रूप में है। ये वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। छठवां, क्रय विक्रय एवं शेष माल का ज्ञान। लेखांकन का उद्देश्य एक निश्चित अवधि में खरीदे गए, लौटाए गए, बेचे गए, ग्राहकों द्वारा वापस किए गए एवं शेष माल की सूचना प्रदान करती है। सातवां, रोकड़ शेष ज्ञान कराना। लेखांकन का उद्देश्य एक निश्चित तिथि पर रोकड़ शेष का ज्ञान कराना है। बही खातों की सहायता से हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किन किन व्यक्तियों, संस्थानों से कितनी रोकड़ कब कब प्राप्त की गई तथा किसे कब कितनी राशि का भुगतान किया गया। वर्तमान में संस्था के पास कितनी राशि बैंक में जमा है तथा कितनी राशि नगद शेष है। इन सब के बारे में लेखांकन जानकारी प्रदान करती है। आठवां, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। लेखांकन का उद्देश्य आयकर, बिक्री कर आदि अधिनियमों के अधीन वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इन अधिनियमों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें लेखा एवं विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके लिए लेखांकन आवश्यक होता है। नौवां, अशुद्धियों एवं छल कपट पर नियंत्रण। लेखांकन का उद्देश्य लेखा पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से रखना
ताकि अशुद्धि एवं छल कपट का आसानी से पता लगाया जा सके तथा उसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जा सके। इसमें लेखों की विश्वसनीयता एवं शुद्धता में वृद्धि होती है। लेखांकन की शाखाएं व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे स्वामी, ऋणदाता, प्रबंध, कर अधिकारी आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेखांकन की भिन्न भिन्न शाखाओं का जन्म हुआ। इनमें प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहला, वित्तीय लेखांकन। यह लेखांकन की सबसे बड़ी प्राचीन शाखा है। इसके अंतर्गत संस्था के समस्त वित्तीय व्यवहारों का उल्लेख लेखा पुस्तकों में इस प्रकार किया जाता है कि एक निश्चित अवधि के लाभ अथवा हानि के साथ साथ किसी निश्चित तिथि को संस्था की वित्तीय स्थिति का ज्ञान की जा सके। इसमें जर्नल, लेजर, तलपट, व्यापार एवं लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार किया जाता है। खाते द्विप्रविष्टि प्रणाली, एकल प्रविष्टि प्रणाली, भारतीय बही खाता प्रणाली, रोकड़ प्रणाली आदि के अनुसार तैयार किए जाते हैं। दूसरा, लागत लेखांकन। इसका उद्देश्य उत्पादित माल अथवा प्रदान की गई सेवाओं की लागत ज्ञात करना तथा उस पर नियंत्रण रखना है। इसके अंतर्गत उत्पादन व्ययों को वैज्ञानिक एवं नियमित रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है जिससे उत्पादित माल अथवा प्रदान की गई सेवाओं की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सके। इसके माध्यम से मुद्रा तथा मात्रा दोनों आधारों पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का पूरक है। बृहद पैमाने का उत्पादन लागत एवं वित्तीय दोनों लेखा प्रणाली का प्रयोग करने लगा है। तीसरा, प्रबंध लेखांकन। इसका उद्देश्य प्रबंधकों को व्यवसाय के नियंत्रण तथा नियोजन के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत वित्तीय तथा लागत लेखांकन की सूचनाओं का विश्लेषण इस प्रकार किया जाता है कि प्रबंधकों को नीति निर्धारित करने तथा उनके दैनिक कार्यों के संचालन में सहायता मिल सके। चौथा, कर लेखांकन। करदाता द्वारा देय आयकर, धन कर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि से संबंधित वैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर किया गया लेखांकन कर लेखांकन कहलाता है। कर लेखांकन देकर एवं कर संबंधित विवादों के निराकरण में सहायक होता है। पांचवा, सरकारी लेखांकन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा किया गया लेखांकन सरकारी लेखांकन कहलाता है। छठवां, मुद्रा स्फीति लेखांकन। मुद्रा प्रसार को ध्यान में रखकर किया गया लेखांकन मुद्रा स्फीति लेखांकन कहलाता है। इसमें मुद्रा प्रसार का प्रभाव शून्य कर वास्तविक परिणामों की जानकारी प्राप्त की जाती है। निर्देशकों की सहायता से अथवा पुनर्मूल्यांकन द्वारा अंतिम खाते समायोजित किए जाते हैं। वर्तमान में मुद्रा स्फीति लेखांकन की निम्न दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। पहला, वर्तमान लागत लेखांकन। दूसरा, वर्तमान क्रय शक्ति लेखांकन। सातवां, मानव संसाधन लेखांकन। मानवीय संसाधन की लागत एवं मूल्य की माप, मानवीय संसाधन में किए गए विनियोग एवं परिवर्तन से संबंधित लेखांकन मानवीय संसाधन लेखांकन कहलाता है। इसमें मानव शक्ति का
मूल्यांकन लेखों में दर्ज कर वित्तीय परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की मानवीय संसाधन लेखांकन समिति के अनुसार मानवीय संसाधन लेखांकन मानवीय संसाधनों को पहचानने, इस आंकड़ों से मापन करने और इस सूचना को संबंधित पक्षों तक संवहित करने की प्रक्रिया है। 8वां, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन वह लेखांकन है, यह नया स्वरूप है। इसमें व्यवसाय का समाज के प्रति उत्तरदायित्व ध्यान में रखकर लेखांकन किया जाता है। व्यवसाय उत्पादन के साधन स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कर पर्यावरण को प्रभावित करता है। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन में समाज को व्यवसाय द्वारा किया गया अंशदान, उत्पाद एवं सेवाओं के रूप में रोजगार, कर एवं शुल्क, पर्यावरण सुरक्षा आदि को ध्यान में रखकर अंतिम खातों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। वित्तीय लेखों की प्रणाली। सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। वित्तीय लेखों की प्रमुख प्रणालियाँ निम्न हैं। पहला, इकहरी या एकल प्रविष्टि प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम। इस प्रणाली में कुछ व्यवहारों को एक स्थान पर, कुछ व्यवहारों को 2 स्थानों पर तथा कुछ व्यवहारों का उल्लेख ही नहीं किया जाता। इसमें प्रायः रोकड़ पुस्तक एवं व्यक्तिगत खाते ही रखे जाते हैं। यह प्रणाली अपूर्ण एवं अवैज्ञानिक है, अतः इसका प्रयोग कम किया जाता है। दूसरा, द्विप्रविष्टि प्रणाली। इसमें प्रत्येक व्यवहार का उल्लेख 2 पक्षों में इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक पक्ष पर उसका बराबर प्रभाव पड़े। इसमें पहला पक्ष डेबिट तथा दूसरा पक्ष क्रेडिट कहलाता है। इस पद्धति का जन्म इटली में हुआ। लेखा रखने की पूर्ण एवं वैज्ञानिक पद्धति होने के कारण वर्तमान में यह प्रणाली सबसे अधिक लोकप्रिय है। तीसरा, महाजन प्रणाली। भारत की यह सबसे प्राचीन प्रणाली है। इसमें लंबी लंबी बहियों का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली निश्चित सिद्धांतों पर आधारित, यह प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली भी है। चौथा, रोकड़ प्रणाली, कैश सिस्टम। इस प्रणाली में केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। उधार व्यवहार या स्मृति पुस्तक में लिखे जाते हैं तथा राशि का भुगतान होने पर ही रोकड़ बही में लिखे जाते हैं। यह प्रणाली उन छोटे व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों तथा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा उपयोग में लाई जाती है, जहां अधिकांश व्यवहार नगद में किए जाते हैं। पांचवा, मिश्रित प्रणाली। इस प्रणाली में खाते रोकड़ प्रणाली एवं द्विप्रविष्टि प्रणाली दोनों आधारों पर तैयार किए जाते हैं। कुछ व्यवहारों का लेखांकन द्विप्रविष्टि प्रणाली के आधार पर तथा कुछ व्यवहारों का लेखांकन रोकड़ के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है। लेखांकन में कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली दिया गया है। आइए हम इन प्रमुख शब्दावली के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला, सौदा। किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान, विनिमय अथवा क्रय विक्रय, व्यवहार या सौदा कहलाता है। सौदा नगद या उधार दोनों हो सकता है। दूसरा, माल या वस्तु। व्यापार में जो वस्तु पुनः विक्रय के उद्देश्य से
अथवा वस्तु के निर्माण हेतु क्रय की जाती है उसे वस्तु या माल कहते हैं। संपत्तियाँ वे समस्त वस्तुएं जो व्यवसाय के संचालन में आवश्यक हों, संपत्तियाँ कहलाती हैं। दायित्व वह राशि जो व्यवसाय गृह द्वारा व्यवसाय के स्वामी सहित अन्य व्यक्तियों को देय होता है, दायित्व कहलाती है। पूंजी व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करते समय अथवा उसके पश्चात आवश्यकतानुसार व्यवसाय में लाई गई नगद राशि, माल या संपत्ति पूंजी कहलाती है। आहरण व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय समय पर व्यवसाय से नगद राशि या वस्तुओं का निकाला जाना आहरण कहलाता है। क्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसायी द्वारा खरीदी गई वस्तुएं क्रय कहलाती है। क्रय वापसी यदि क्रय किया गया संपूर्ण या आंशिक माल आदेशानुसार ना होने, खराब होने या अन्य किसी कारण से पुनः विक्रेता को वापस किया जाए, इसे क्रय वापसी कहते हैं। विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुओं की बिक्री विक्रय कहलाती है। विक्रय वापसी यदि ग्राहक को बेचा गया संपूर्ण या आंशिक माल आदेशानुसार ना होने, खराब होने अथवा अन्य किसी कारण से ग्राहक द्वारा लौटाया जाए, विक्रय वापसी कहते हैं। रहत्या व्यापार में किसी समय बिना बिका हुआ माल उस दिन का रहत्या कहलाता है। जीवित स्टॉक व्यापार में संपत्ति की तरह प्रयुक्त पशु जीवित स्कंद कहलाते हैं। मृत स्कंद व्यापार के संचालन में प्रयुक्त निर्जीव संपत्तियां मृत स्कंद कहलाती है, जैसे भवन, मशीन, फर्नीचर, बट्टा। व्यवसाय के ग्राहकों को समय समय पर प्रदान की गई बट्टा कहलाती है। बट्टा दो प्रकार के होते हैं, व्यापारिक बट्टा, रोकड़ बट्टा। देनदार वह व्यक्ति या संस्था जिससे व्यवसाय संबंधी राशि प्राप्त की जानी है, देनदार कहलाते हैं। लेनदार वह व्यक्ति या संस्था जिसे व्यवसाय से संबंधित कोई राशि चुकाई जानी हो, व्यवसाय के लेनदार कहलाते हैं। अशुद्ध या डूबत ऋण देनदार से प्राप्य धन की वह राशि जो वसूल ना हो। दिवालिया अपने ऋणों या दायित्वों के भुगतान में असमर्थ व्यक्ति दिवालिया कहा जा सकता है। धन्यवाद।